गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम जो अपनी श्रृंखला चल रही है उसी के अंतर्गत आगे चलते हैं। और कल यानी कि गत वीडियो में हमने पढ़ा था मगध पर शासन करने वाले प्रमुख वंश, जिसमें पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, नंद वंश और आगे आता मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी लेते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने की, कब की, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो चलिए थोड़ी सी हम लोकेशन के आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वर्तमान जो भारत का नक्शा है, और हमने पढ़ा था कि बिहार के अंदर जो अपना मगध है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर वर्तमान पाकिस्तान है, और ऊपर इधर अफगानिस्तान है। तो यहाँ था अपना गांधार जो महाजनपद था, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और यहीं पर एक गुरु जिनका नाम कौटिल्य या चाणक्य, इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन करवाते थे। मगध के ऊपर हमने कल पढ़ा था नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, वो शासन कर रहा था। घनानंद के बारे में हमने जाना कि घनानंद बहुत ही अन्यायपूर्ण शासक, क्रूर शासक, अत्याचारी, इससे पूरी जनता परेशान थी। इसी के दरबार में कई उल्लेख आता है कि इसी के दरबार में कौटिल्य चाणक्य था। तो क्या हुआ कि सीरिया का शासक था सिकंदर। तो कौटिल्य और यहाँ के तक्षशिला के जितने भी विद्वान गुरुजन थे उनको पता चला कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो इन्होंने एक सभा बुलाई जिनका नेतृत्व चाणक्य ने किया, और बोले कि सिकंदर के आक्रमण, भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो उस आक्रमण को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने सभा में डिसीजन लिया है कि क्यों न भारत के सभी राजाओं को एक जगह सिकंदर के सामने एक साथ सामने खड़ा कर दिया गए। इसी उद्देश्य से चाणक्य जो होता है यहाँ से रवाना होता है और घनानंद के दरबार में आता है, घनानंद के पास में, क्योंकि उस समय मगध ही सर्वशक्तिशाली साम्राज्य था और वहां का शासक घनानंद था। तो ये इनके दरबार में उपस्थित होता है। तो घनानंद का जो पहले द्वारपाल था उसने चाणक्य को रोक दिया और राजा से परमिशन लेने के लिए घनानंद के पास चला गया। घनानंद में नृत्य संगीत चल रहा था, तो घनानंद उसमें व्यस्त था। तब घंटा इंतजार किया, 2 घंटा इंतजार किया, तब तक भी वापस जवाब नहीं आया। तो कौटिल्य उसकी सभा में चला जाता है, घनानंद उसको देखता है और पूछता है कि ये व्यक्ति कौन है जिसने अपने अंदर विघन डाल दिया। ऐसा कहा तो उसने कहा कि मैं तक्षशिला से आया हूँ, गुरु हूँ, और मैंने सुना है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो घनानंद ने बोला कि करने वाला तो करने दो, हम क्या करेंगे, जब करेगा तब दिखी जाएगी, देख लेंगे, होगा सो होगा। तो ऐसा हुआ कि इसने इसकी सभा से इसके कौटिल्य के चाणक्य के धक्का मार के निकाल दिया, जिसकी वजह से चाणक्य गिर पड़ता है और उसकी जो चोटी थी वो खुल जाती है। तब चाणक्य ने प्रण किया था कि मैं
अपनी चोटी के तब तक गांठ नहीं बांधूंगा जब तक इस नंद वंश का या घनानंद का अंत नहीं कर दूंगा। तो यहीं से वापिस रवाना होता है चाणक्य। पास ही में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नामक नगर था। यहां तक पहुंचता है तो एक शिकारी जो होता है जिसके पास में 8-10 बच्चे होते हैं, वो बच्चों के साथ कोई खेल खेल रहा होता है और बच्चे को 4-5 दिन से उसने खाना नहीं खिलाया। उसमें चंद्रगुप्त भी उसके साथ होता है। तो चंद्रगुप्त भूखा होता है, तो इधर से चाणक्य गुजरते हैं और उस शिकारी को देखता है। तब बताता है कि शिकारी बोलता है कि मैं उस पक्षी के तीर मारूंगा और पक्षी तीर लगने के बाद जैसे जमीन पे गिरेगा, इधर से तेरे को और मेरे कुत्ते को दौड़ना है। यदि तू मेरे कुत्ते से पहले उस पक्षी को उठा लेगा तो तुम्हारे लोगों को खाना मिल जाएगा। ऐसे देखा और यही हुआ। कुत्ते से पहले चंद्रगुप्त ने उस पक्षी को उठा लिया। तो ये सब घटनाएं चाणक्य देख रहा था। तो चाणक्य ने देखा कि हाँ ये लड़का कुछ करने वाला है। तो कौटिल्य उस शिकारी के पास में जाता है और कहता है कि ये लड़का क्या तू मुझे दे देगा, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। तो शिकारी ने बोला कि ले लो, मेरे को कोई पत्ते नहीं, मेरे क्या काम का है। तो चाणक्य ने 1000 कासा अर्पण देकर चंद्रगुप्त को शिकारी से खरीद लिया और खरीद कर तक्षशिला ले आया और 8 वर्षों तक इसको पूर्ण शिक्षा दी। सभी प्रकार की निपुण विद्याएं, सब विद्याओं में इसको निपुण कर दिया। और ऐसा एक किताबों में ऐसा उल्लेख आता है कि ये जो चंद्रगुप्त था वो यहाँ पर सिकंदर में सीरिया में गया था। यहाँ पर एक शिविर लगा था, उसमें चंद्रगुप्त ने चाणक्य ने इसको भेजा था। और यहीं पर एक सेल्यूकस था, सेल्यूकस इसी के भी यहाँ पर एक शिविर में गया था। युद्ध शिविर हुआ था, उसके अंदर यहाँ पर भी गया था। तो वहां पर ये शिविर के अंदर तरह तरह की युद्ध कलाएं दिखाई जा रही थी। ये भी अपनी कला दिखाने के लिए, अपनी विद्या दिखाने के लिए वहां पर उपस्थित हुआ था। तो ये एक साइड से अकेला लड़ रहा था और इधर की साइड से 7-8 व्यक्ति इसके साथ लड़ रहे थे और बड़ी निर्भयता से युद्ध लड़ रहा था। इसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। तो इसकी बेटी थी सेल्यूकस की, जिसका नाम हेलेना था। वह ये दृश्य देख रही थी। वो ये दृश्य देखकर इससे चंद्रगुप्त में मोहित हो गई और इससे मन ही मन में प्रेम करने लग गई। कुछ समय बाद हुआ क्या कि हेलेना को तो बेबीलोन भेज दिया जाता है और चंद्रगुप्त वापिस आ जाता है तक्षशिला। तक्षशिला से आने के बाद में गुरु ने देखा कि हाँ अब इस सारी विधाओं के अंदर निपुण हो चुका है, अब किसी प्रकार की नहीं है। तो इसने डायरेक्ट मगध का आक्रमण करने के लिए कहा और मगध का आक्रमण किया। इसका एक सेनापति था भद्रशाह, जो युद्ध के अंदर भद्रशाह मारा गया और संभवतः घनानंद भी युद्ध के अंदर मारा गया। और मगध के ऊपर जो छोटा राजवंश हुआ वो मौर्य राजवंश हुआ, जिसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध या नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना के पीछे ये कहानी है जो कई किताबों में अलग अलग तरह से उल्लेख मिलता है, लेकिन वो सभी का निचोड़ ये है कि अंत में चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से घनानंद को मारकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो अब हम आगे चलते हैं और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी लेते हैं।
तो फिर इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मगध का शासक बना, जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। अब चंद्रगुप्त के बारे में या मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। जानकारी के स्रोत, इधर है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत के अंदर लेते हैं अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस, जैन और बौद्ध ग्रंथ। इधर साहित्यिक पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अशोक के अभिलेख, भवन, मंदिर, स्तंभ, गुहालेख, ताम्रपत्र। और मुद्राएं। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत, साहित्यिक स्रोत के अंदर देखेंगे हम अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र का अभी हमने पढ़ा था चाणक्य, इसका असली नाम विष्णुगुप्त भी था। तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है, जिसके अंदर सप्तांक, राज्य के सप्तांक सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा इंडिका, जो मैग्नेस्टिस की पुस्तक है, जिसके बारे में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय की भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। पुराण में भी मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। पुराणों में कहा गया है कि अंतिम घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। वही पुराण के अंदर कही गई है। मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखादत्त की एक रचना है, इसमें भी जो हमने इधर वाले जो कहानी पढ़ी थी उन सब का उल्लेख इसी में मुद्रा राक्षस के अंदर ही है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। इधर अशोक के शिलालेखों से भी
मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था, प्रशासनिक भौगोलिक स्थिति, उनकी राज व्यवस्था, उनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है भवनों से, मंदिरों से, मुद्राएं से भी उनके साम्राज्य की पता चलता है कि मौर्यों का साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। जहाँ जहाँ से भारत के अंदर इनकी मुद्राएं मिलती है वहाँ से इतिहासकार आदि बताते हैं कि यहाँ तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार रहा था। इसी के आगे चलते हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करते हैं। ये तो थी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। कौन कौन से स्रोतों से? तो अर्थशास्त्र है, इंडिका है, अर्थशास्त्र की रचना मैग्नेस इसने चाणक्य ने की थी। इंडिका मैग्नेस्टिस की थी जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मुद्रा राक्षस वायुपुराण में और जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी, तत्कालीन जैन बौद्ध ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली है। इसी के साथ चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लेकिन चंद्रगुप्त की या मौर्यों की जाति को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। जाति कि मौर्य किस जाति से संबंधित थे, उनके संबंध में भी विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। तो जैन एवं तो जाति से संबंधित जो विवाद है, जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथों के, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण और मुद्रा राक्षस पे सुदृढ़ कहा गया है। जैन और बौद्ध ग्रंथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय जाति का माना, तो क्षत्रिय जाति का था। और ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण मुद्रा राक्षस के अनुसार मौर्य शूद्र जाति। आगे चलते हैं यूनानी इतिहासकारों में। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त को एंथ्रोपोटस और सेंट्रोपोटस कहा है। ये जो एंथ्रोपोटस और सेंट्रोपोटस जो दो शब्द हैं, इनका प्रयोग यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया। चंद्रगुप्त को एंथ्रोपोटस और सेंट्रोपोटस का जो दो शब्द यूज में लिए हैं, इन दो शब्दों को पढ़ने वाला जो विद्वान था वो विलियम जोन्स था। विलियम जोन्स, जिसने 1793 ईस्वी में ये साबित कर दी कि जो यूनानी इतिहासकारों के लिए जो एंथ्रोपोटस और सेंट्रोपोटस जो शब्द का प्रयोग किया गया है और किसी के लिए नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही प्रयोग में किए गए हैं। इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार था, उसने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार किया। इसमें चंद्रगुप्त के समय में अध्ययन देख रहे थे कि जो चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार, उसमें क्या होता है कि जो सेल्यूकस निकेटर था वो भारत पर आक्रमण करता है और यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य जाता है, दोनों की सेनाएं सिंध नदी के तट पर इनके युद्ध होता है। 305 ईसा पूर्व में वो युद्ध लड़ा जाता है। 305 सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य 305 में सिंध नदी के किनारे पर युद्ध होता है, जिसमें जब सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है तो दोनों के मध्य एक 303 ईसा पूर्व में एक संधि होती है। इस संधि की शर्तें जो है वो क्या क्या है, क्योंकि सेल्यूकस हार जाता है तो पहली शर्त, सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत प्राप्त होते हैं, पहली शर्त। दूसरी है हेलेना, जो सेल्यूकस की बेटी थी। दूसरी जो संधि होती है, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हो जाता है। तीसरी है जो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, और चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा जाता है, जिसने मैग्नस और हिंदी का पुस्तक की रचना की थी। चौथी है 500 हाथी। 500 हाथी चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस को दिए जाते हैं। जब दूसरी शर्त होती है हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया जाता है, तब चाणक्य भी यही रहता है। तब वो बोलता है कि रुको, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया जाएगा, लेकिन हेलेना की जो भी संतान होगी वो है मगध का शासक नहीं बनेगा। ये शर्त भी चाणक्य ने रखी थी।